तो ये आपका पार्ट 2 है। सेट नंबर 6 की बात करेंगे। तो सेट नंबर 6 में आपने पार्ट 1 में देखा था। अब पार्ट 1 में आप देखे थे कितने क्वेश्चन थे, तो पार्ट 1 में आपके 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, ये आपका पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में आपको कितने देखने को मिलेंगे, तो पार्ट 2 में 76 से लेके 150 तक के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन जो आपके सामने ये रहा, स्टील एक्सटेंड एग्रीमेंट। ठीक है, तो स्टील एस्टेट एग्रीमेंट का पक्षकार कौन था, तो ध्यान में रखेंगे। तो पक्षकार कौन था, तो इसका हैदराबाद। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन राज्य यथा स्थिति समझौता, मतलब स्टील स्टैंड स्टील एग्रीमेंट का पक्षकार था, तो हैदराबाद था। ठीक है, कौन था, हैदराबाद था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाद में हालांकि हैदराबाद में 1948 में, ठीक है, भारत के द्वारा पुलिस कार्रवाई की गई। ठीक है, जहां पे कौन सा ऑपरेशन था, तो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। ठीक है, और उसी के बाद ऑपरेशन, फिर विजय बोले, पोलो था, विजय नहीं था। ठीक है, विजय था, ऑपरेशन विजय गोवा में था। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, 1948 में जब ऑपरेशन पोलो चला, और ठीक 1949 में हैदराबाद राज्य को भारतीय संघ में क्या किया गया, तो शामिल कर लिया गया। ठीक है, ये स्वतंत्र रहना चाहता था। क्या रहना चाहता था, ये स्वतंत्र रहना चाहता था। ठीक है, भारत विभाजन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण थे, क्या कारण था जिसकी वजह से सांप्रदायिक हिंसा हुए, तो पहला सीमा आयोग अवार्ड की घोषणा में विलंब हो गया। ठीक है, माउंटबेटन को भारत और पाकिस्तान का संयुक्त गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन से कारण थे, तो यही कारण था। ठीक है, हालांकि बाद में माउंटबेटन को तो पंजाब का पाकिस्तान का मतलब क्या होता है, ये 77 है ना, ये 1 मिनट, ये गलत है। ठीक है, 77 की बात करेंगे, दूसरा नंबर की नहीं, दूसरा नंबर भी सही है। ठीक है, सॉरी, ये भी सही है, दूसरा भी सही। माउंटबेटन को भारत और पाकिस्तान का संयुक्त गवर्नर बनाया गया। हालांकि ठीक है, पाकिस्तान ने साझा गवर्नर होंगे इस बात से मतलब क्या क्या इनकार कर दिया, और जिन्ना को बाद में पाकिस्तान का अपना गवर्नर बनाया गया। ठीक है, हालांकि भारत और पाकिस्तान का दोनों का साझा गवर्नर था। दोनों का आर्मी का कंट्रोल की बात करेंगे, तो वो भी डेट टाइम किसके हाथों में था, तो वो भी आपका ब्रिटिश के हाथों में था। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी क्या आपका सही है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बहुत स्टेटमेंट है ट्रू। 1947 में भारत की सीमाओं का निर्धारण करते समय सीमा आयोग निम्नलिखित में से किन कारणों पर विचार किया गया था। ठीक है, तो मुख्यतः धार्मिक जनसंख्या की, मतलब कहाँ पे हिंदुओं की संख्या अधिक है, कहाँ पे मुसलमानों की संख्या अधिक है, प्राकृतिक सीमाओं के रूप में नदी को भी ध्यान में रखा गया। ठीक है, आर्थिक व्यवहार्यता को भी ध्यान में रखा गया, सारी चीजों को मतलब क्या रखा गया, ध्यान में रखा गया। अब आते फरवरी 1947 की इटली की घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, इटली की घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 की समय सीमा तय की थी, तो गलत है। ठीक है, कब की समय सीमा थी, तो 30 जून 1948 की समय से, हालांकि पहले देकर चले जाते दूसरी बात है। ठीक है, माउंटबेटन वायसराय के रूप में बेवल का स्थान लें, गलत है। ठीक है, ठीक है, ये तो ठीक है, माउंट बेटन वायसराय के रूप में बेवल का स्थान लेंगे, बिल्कुल ये सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ब्रिटिश सरकार केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर किसी भी प्रकार की सरकार को सत्ता सौंप देगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर किसी भी प्रकार की सरकार को सत्ता सौंप देगी। ठीक है, ध्यान रखना है, ये तो आपका ऑप्शन सही है। तो क्या था यहाँ पे, तो दूसरा और तीसरा की बात करेंगे सही है, और बाकी पहला ऑप्शन की बात करेंगे गलत है। इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब बात है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था, तो क्रिप्स मिशन आया था, कब आया था, तो 1942 में आपको क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है, और उस समय कौन थे, तो ध्यान में रखना, चर्चिल थे। ठीक है, चर्चिल प्राइम मिनिस्टर कब तक था, 1940 से लेकर, ध्यान में रखेंगे कब तक था, तो 1945 तक प्रधानमंत्री था। ठीक है, 40 से लेकर 45 तक ये, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर था। और 42 में क्रिप्स मिशन जब भारत आता है, तो उस समय चर्चिल क्या था, प्राइम मिनिस्टर था। ठीक है, आगे देखिएगा, भारत रक्षा अधिनियम 1939 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है, आपको विचार करना है। ठीक है, यह सितंबर 1939 को लागू हुआ, जिस दिन द्वितीय विश्व युद्ध मतलब क्या हुआ था, शुरू हुआ था। ठीक है, ध्यान रखें, तो ये बिल्कुल सही है। भारत रक्षा अधिनियम उसी दिन लागू किया गया था जिस दिन द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। और भारत में आप देखोगे तो एक तरह से मार्शल लॉ जैसा लगा दिया गया था, जितना भी फंडामेंटल राइट थे सबको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इससे रक्षा उद्देश्यों के लिए बिना किसी मुआवजे के भूमि अधिग्रहण का भी प्रावधान था। ठीक है, दूसरा नंबर ऑप्शन की बात करेंगे,
तो ध्यान रखें ये भी क्या आपका गलत है, ठीक है, ये क्या आपका गलत है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के 6 महीने के बाद ये समाप्त हो गया, ध्यान रखें, तो बिल्कुल ये आपका सही, क्योंकि 1947 में इसको निरस्त कर दिया गया था, ठीक है। तो आपको दो 1 और 3 की बात करेंगे, आपका सही है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की हत्या की गई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या को दिल्ली में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में कहाँ पे हुई थी? तो बिरला हाउस, इसमें बिरला हुई थी। हाउस। तो बिरला हाउस दिल्ली में, ठीक है। प्रार्थना सभा में जाने के वक्त उनको गोली मार दी गई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप चलेंगे 83 नंबर, देखिए निम्नलिखित में किसने पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था? ठीक है, तो रहमत अली ने गढ़ा था, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे, इन्होंने पाकिस्तान शब्द को मतलब क्या किया था? गढ़ा था, ठीक है। भारत के प्रथम आम चुनावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। पहला ऑप्शन की बात, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति मतदान करने के हेतु पात्र होगा, ठीक है, तो गलत है, ठीक है। उस समय 18 वर्ष का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। कितने वर्ष का था? 21 वर्ष का। 18 वर्ष वाला कॉन्सेप्ट तो बाद में आया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा बात क्या? 21 वर्ष से 18 वर्ष जो था 1988 में आया था ना, 61 कॉन्स्टिट्यूशन। 98 1988 1989 राजीव गांधी की सरकार थी, 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में, 1989 में 88 हुआ होगा, 89 में आया। 89 होगा, मैं भी देख लो, 88 89 होगा, ठीक है। फर्स्ट कांग्रेस के बाद अमेंडमेंट था। निर्दलीय उम्मीदवारों का, हाँ, कांग्रेस के बाद निर्दलीय उम्मीदवारों में सबसे अधिक सीट, कांग्रेस के बाद निर्दलीय उम्मीदवारों ने सबसे अधिक सीटें जीती, बिल्कुल, ठीक है। तो कांग्रेस में कितना सीट मिला था? तो 472 सीट मिला था दैट टाइम, सॉरी 472 सीटों पे चुनाव लड़ा था, 364 सीटें जीते थे, ठीक है। और निर्दलीय उम्मीदवार को दूसरा नंबर पे सर्वाधिक सीट मिला था, 37 सीट जो थे निर्दलीय उम्मीदवारों को मिला था, जो किसी भी पार्टी से नहीं जीते, किसी भी पार्टी से नहीं थे। सीपीआई को सीट मिला था 16 को, और सोशलिस्ट पार्टी को मिला था 12 सीटें मिली थी, ठीक है, ध्यान में रखना। कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से सभी राज्यों में सरकारें बनाई, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान में, कथन 3 की बात, बी आर अम्बेडकर चुनाव हार गए थे, बिल्कुल बी आर अम्बेडकर चुनाव हार गए थे। और कांग्रेस की बात करेंगे, सरकार सभी जगह पे नहीं बनी थी। कहाँ कहाँ पे नहीं बनी थी? मद्रास में, ठीक है, ध्यान रखिए, त्रावणकोर में, कोच्चि में, ठीक है, ओडिशा में, पेप्सू में उसको बहुमत नहीं मिला था, ठीक है। पेप्सू का फुल फॉर्म क्या होता है? पेप्सू का बताइए, पेप्सू का फुल फॉर्म? पंजाब, पंजाब और ईस्ट पाकिस्तान। नहीं, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, क्या बोलते हैं इसको? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ठीक है। इसमें कौन कौन होता था? इसमें पंजाब होता था, ठीक है, पटियाला होता था, ठीक है, फरीदकोट आता था, ठीक है, कपूरथला आता था, और हिमाचल प्रदेश का भी इलाका था, ठीक है। तो इसको बोलते थे पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ठीक है, इसको बोलते थे पेप्सू, ठीक है। तो वहां पे इनको बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं है, भीमराव अम्बेडकर चुनाव हार गए थे, जेबी कृपलानी भी चुनाव हार गए थे, पता है, बहुत सारे प्रमुख नेता जो थे वो चुनाव नहीं जीत पाए, ठीक है। तो कौन सा इसके दूसरा और तीसरा सही है? पहला इसलिए गलत है क्योंकि 21 साल होगा। कांग्रेस का सभी राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी थी। कहाँ कहाँ पे नहीं बनी थी अगर आपसे पूछा जाएगा तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। मद्रास में नहीं बनी थी, त्रावणकोर में नहीं बनी थी, कोच्चि, त्रावणकोर कोच्चि में नहीं बनी थी, ओडिशा और पेप्सू में भी नहीं मिला था, ठीक है। तो इसका सही कौन है? तो 2 और 3 की बात करेंगे, आपका सही है, ठीक है। अब आगे आते हैं, कांग्रेस कार्य समिति, इसको वर्किंग कमेटी, सीडब्ल्यूसी की बात करेंगे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी वर्धा अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने मित्र राष्ट्रों को बिना शर्त समर्थन देने की वकालत की, तो गलत है। गांधी जी ने कहा था वर्धा में, भाई साहब कुछ नहीं देने वाले, ठीक है, न तो एक पाई न तो एक भाई, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नारायण देव, जयप्रकाश नारायण ने स्थिति का लाभ उठाना सबनीय अवज्ञा आंदोलन, सबनीय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का समर्थन किया था, तो बिल्कुल ठीक है। ये सबनीय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का समर्थन डायरेक्ट मीन्स 1930 वाला मत समझ लीजिएगा। सबनीय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था भले 1930 में, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से कॉन्सेप्ट भी था जिसका, जब भी मतलब क्या, जब ब्रिटिश के खिलाफ जब आंदोलन किया जाता था तो वहां पे इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता, न कि एक आंदोलन था, ये क्या था, एक कॉन्सेप्ट था, एक व्यवहार था, ठीक है, जो कि हर आंदोलन में इसका प्रयोग किया जा सकता था, ठीक है। सीडब्ल्यूसी प्रस्ताव, कांग्रेस वर्किंग कमेटी प्रस्ताव में मित्र राष्ट्र जो ब्रिटेन और अमेरिका भी शामिल थे, आक्रामकता की निंदा की, गलत है, ठीक है। मित्र राष्ट्रों की आक्रामकता की निंदा नहीं की गई थी, धूरी राष्ट्रों की, ठीक है, आक्रामकता की निंदा की गई थी, मतलब फांसीवाद आक्रमण का निंदा किया गया। तो गांधी जी ने कहा था, देखिए
ये बात तो ठीक है से आप लड़ रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो। यहाँ पे नाजीवादी मतलब हिटलर और मुसोलिनी की नीति जो है से बहुत ही मतलब क्या आक्रामकता भरी है, लेकिन मैं आपका मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद ही गुलाम हूँ। एक गुलाम राष्ट्र एक स्वतंत्र राष्ट्र की मदद कैसे कर सकता है? ठीक है, भारत को अगर स्वतंत्रता मिलती है तो भारत निश्चित ही मतलब क्या करेगा, ब्रिटेन और मतलब ब्रिटेन की सॉरी जर्मनी की फांसीवादी सॉरी नाजीवादी और इटली के फांसीवादी नीति के खिलाफ, ठीक है, हम मित्र राष्ट्र के साथ होंगे। लेकिन इस परिस्थिति में मदद करना बिल्कुल भी मेरे लिए नहीं संभव होगा क्योंकि भारत खुद ही क्या है, एक गुलाम राष्ट्र है। ठीक है, लेकिन बाद में फिर भी निम्नलिखितों ने भारतीय सेना को क्या किया, युद्ध में शामिल कर दिया। तो इसी वजह से प्रांतों की जो सरकार थी उन सरकारों ने क्या किया, तो इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो बोल रहा है कौन सा सही है, तो केवल दूसरा नंबर सही है। स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली सरकार के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के साथ 15 अन्य कैबिनेट मंत्री सरकार में शामिल थे। तो पहला वाला की बात करें, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सही है। जवाहरलाल नेहरू के साथ देखिए 14 अन्य मंत्री थे, इंक्लूडिंग नेहरू 15 थे। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर मंत्रिमंडल इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री थे, गलत है। ठीक है, मंत्रिमंडल इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री कश्मीर की चीजों को लेकर। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दिया था, ना कि मतलब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। ठीक है, उन्होंने कहा था भाई साहब एक देश, ठीक है, एक देश दो विधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब एक देश में क्या होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए, दो विधान नहीं चलेगा। मतलब कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस आप लोग दे रहे हो, झंडा वगैरह सब अलग दे रहे हो, इसके लिए ये नहीं चलेगा। बाद में ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर जाते हैं और वहां पे जाके विरोध जताते हैं, तो बाद में उनको क्या होता है, जेल में कैद कर लिया जाता है। उसी जेल में बाद में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, ध्यान में रखना। वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु के बाद जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु की बात करेंगे तो जगजीवन राम जो थे उप प्रधानमंत्री नहीं बने थे। ठीक है, मोरारजी देसाई बने थे। कौन बने थे? तो मोरारजी, ठीक है, मोरारजी देसाई जो थे उप प्रधानमंत्री बने थे। ध्यान में इसको रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब पहला तो आपका सही है। तो कौन सा कथन सही? तो कथन नंबर 1 की बात करेंगे, सही है। अभी देखिए उप प्रधानमंत्री कौन कौन रहे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उप प्रधानमंत्री रहे, मोरारजी देसाई भी उप प्रधानमंत्री रहे, ठीक है, बाबू जगजीवन राम भी उप प्रधानमंत्री रहे, चौधरी चरण सिंह भी आई थिंक उप प्रधानमंत्री रहे हैं। रहे ऐसा है, ठीक है, हाँ रहे बिल्कुल। उनके बाद बात करेंगे देवीलाल उप प्रधानमंत्री रहे। और बात करेंगे तो लाल कृष्ण आडवाणी भी आपके उप प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, इसमें से सबसे ज्यादा उप प्रधानमंत्री देने वाला राज्य कौन है? तो गुजरात है। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक प्रधानमंत्री देने वाला राज्य है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन 1939 में अखिल भारतीय राज्य पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सदस्य चुने गए थे? ठीक है, तो कौन चुने गए थे? ध्यान रखें, जवाहरलाल नेहरू चुने गए। ठीक है, अखिल भारतीय राज्य पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सदस्य की बात करें, कौन चुने गए थे? ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, आप चलेंगे आगे, देखें कौन सा प्रश्न है। चले, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक बनाइए। ठीक है, कौन हो जाएंगे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक कौन है? स्प्रिंगिंग टाइगर के लेखक कौन है? बताइए जल्दी जल्दी, स्प्रिंगिंग टाइगर के कौन है? द मैन हु ठीक है, हुक डिवाइडेड टॉय, इंडिया के हैं हुक टॉय। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। और उसके बाद करेंगे इंडिया स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। ठीक है, मैन हु डिवाइडेड इंडिया के बाद रफीक जकारिया। कौन नाम है इनका? रफीक जकारिया। ठीक है, फिर से बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए। इंडिया विंस फ्रीडम की बात करें, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफीक जकारिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जिन्ना की आलोचना की जाती है पुस्तक में। स्प्रिंगिंग टाइगर की बात करेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो इंडियन नेशनल आर्मी के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, हुक टॉय के द्वारा इस पुस्तक को लिखा। इंडिया स्ट्रगल की बात करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। इसको जरा आप लोग ध्यान में रखेंगे। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की बात करेंगे तो 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, इंग्लिश में बोले तो डायरेक्ट एक्शन डे बोलते हैं, उस दिन मनाया गया। इसके बाद क्या होता है, सभी जगह पे सांप्रदायिक दंगे हो उठे। और दंगा का सबसे बड़ा केंद्र की बात करेंगे तो नुआखली था। ठीक है, नुआखली में दंगा को दबाने के लिए कौन गए? तो नुआखली में दंगा को दबाने के लिए गांधी जी क्या थे, पहुंचे थे। ठीक है, हार्टक समिति का समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो लॉर्ड इरविन के समय इसको नियुक्त किया गया था और शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था लॉर्ड इरविन के समय। तो बिल्कुल सही है। इसने सिफारिश की कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के बजाय उस शिक्षा पे मुख्य ध्यान देना चाहिए। तो ऐसा तो भाई कोई नहीं कर सकता है। ठीक है,
शिक्षा पर स्तर बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश पे प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो हार्टक समिति ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय में प्रवेश पे प्रतिबंधित होना चाहिए। समिति ने अनुभव किया कि उच्च शिक्षा के तीव्र विस्तार के कारण अनेक स्तर में गिरावट आ रही तथा शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश को सीमित करने के उपाय सुझाए गए थे। ठीक है, ये आपका गलत है। ठीक है, तो कौन सा सही है? तो केवल आपका पहला ही की बात करेंगे, सही है। गलत पूछ रहा है ना, तो 2-3 की बात करेंगे, आपका 2-3 गलत है, मतलब पहला सही है। भारतीय स्वतंत्रता के समय, ठीक है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को सस्टम थे, कौन थे? सिख। ठीक है, किंग द जॉर्ज। ठीक है, सिख। अभी कौन है? अभी कौन है? तो प्रिंस चार्ल्स थर्ड। 11 ठीक है, 11 नहीं है, थर्ड है। ठीक है, चलिए आप देखेंगे इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय युद्धबंदियों की भर्ती के बाद इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। क्या बात सही है? क्या ध्यान रखें, क्या सही है? क्या तो बिल्कुल पहला वाला गलत है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में हो गया था, जो कि भारतीय युद्धबंदी से हुआ था और सिंगापुर में हुआ था। ठीक है, जापानी के द्वारा जो भारतीय युद्धबंदी जो पकड़ा गया था, उन्हीं के द्वारा इसका किया गया था। बाद में सुभाष चंद्र बोस को इसको टेक ओवर किया गया। इंडियन नेशनल आर्मी के पहले डिवीजन का गठन जर्मनी के सहयोग से किया गया, तो ये भी गलत है, जापान के सहयोग से किया गया। ठीक है, आईएनए का मुख्यालय 1944 में रंगून में हस्तांतरित कर दिया गया, तो बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तीसरा कथन की बात करेंगे, सही है। पहले इसका बेस ध्यान में रखेंगे। 1944 की शुरुआत में जापानी सेना बर्मा पहुंच गई थी और इस क्षेत्र में ब्रिटिश नियंत्रित क्षेत्रों के खिलाफ एक बड़े हमले की योजना बना रही थी। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आईएनए को इस अभियान का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जापानी सेना के साथ प्रभावी ढंग से समन्वय करने का बर्मा अभियान की तैयारी के लिए सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए की मुख्यालय कहां पे कर दिया? ठीक है, तो रंगून, जो कि बर्मा की राजधानी थी। ठीक है, तो कौन सा सही है? ध्यान, गलत की बात करें तो 1-2 गलत है। क्यों गलत है? तो यहाँ पे कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में, ये जर्मनी की जगह पे क्या होगा? तो सिंगापुर होगा। अब आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव में शामिल थे? ठीक है, तो अगस्त प्रस्ताव में तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार, जिसमें भारतीयों का बहुमत हो, ये ठीक था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा की स्थापना। ठीक है, ये भी तो ठीक लग रहा है ना? ठीक है, ये भी ठीक लग रहा है। ठीक है, ये भी ठीक था। दूसरा और तीसरा तो सही है। भावी संविधान को अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना अपनाया जाएगा, ये गलत है। भावी संविधानों को अल्पसंख्यकों की सहमति के साथ ही अपनाया जाएगा। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्ण स्वतंत्रता की बात तो इसमें थी ही नहीं। इसमें बोला था भाई डोमिनियन स्टेटस की बात करेंगे। ठीक है, इसी के लेकर तो सबने इसका विरोध किया था। ठीक है, तो 2-3 की बात करेंगे, आपका सही है। अंतिम सरकार में, ठीक है, अंतरिम सरकार में अंतिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद निम्नलिखित में से कौन से विभाग संभाले हुए? तो बता दीजिए, क्या हो जाएंगे? तो ध्यान रखना है, कौन सा विभाग संभाले हुए थे? तो खाद्य एवं कृषि विभाग जो था, इनके अधीन में था। ये भी आपको ध्यान, कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग की बात करेंगे, तो इनके अधीन में था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन सा विभाग? खाद्य एवं। रेलवे किनके पास था अंतरिम सरकार में? लियाकत अली, आसफ अली के पास था। रेलवे आसफ अली। लियाकत अली के पास क्या था? डिफेंस मिनिस्ट्री था। वित्त विभाग। वित्त। 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 इतना बेसिक बेसिक चीज नहीं याद रहता है। हाँ, चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं का, चलिए सबका तारीख बताएंगे। गांधी इरविन समझौता बताइए कब हुआ? 1931 राजगुरु की फांसी 23 मार्च 1931 23 मार्च 23 मार्च। 23 ऑपरेशन पोलो 1948 बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916। ठीक है, तो सबसे पहले कौन होगा? 4 नंबर, 4 के बाद 1 नंबर, 1 के बाद 2 नंबर, 2 के बाद 3। ठीक है, 4 1 2 3, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए आते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तेभागा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से बात करनी है। ठीक है, ध्यान, तेभागा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला वाला ऑप्शन की बात करेंगे, आंदोलन में जोतदारों के लिए आधे हिस्से के बजाय 2/3 हिस्से की मांग की गई। ठीक है, तो पहला गलत है। आंदोलन में बटदारों के 2/3 हिस्से की मांग की गई थी जोतदारों के लिए। ठीक है, बटदार से मतलब ये जोत, देखिए मैं कैसे बताऊं। ठीक है, एक होता है बाटदार होता है, एक होता है जोतदार। जोतदार, ठीक है, एक होता है, क्या होता है जोतदार के अलावा क्या होता है? बटाईदार। क्या बोलते हैं उसको?
बटाईदार। जोतदार किसको बोलते हैं? जो खेती करता है, ठीक है। अब बटाईदार किसको बोलते हैं? जो कि खेती करने के बाद क्या होता है, बांट लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो था ना, जोतदार जो था ना, उनको कम प्रॉफिट हो रहा था, बटाईदार ज्यादा लेके चले जाते थे। इसको तेभागा, ठीक है, ध्यान रखिए, तेभागा, ठीक है। तो तेभागा का मतलब क्या होता है? 3/4। बोला गया से बटाईदार 3/4 ले, सॉरी, जोतदार का 3/4 होना चाहिए, बटाईदार का कितना होना चाहिए? 1/4 होना चाहिए। मतलब 75% जो खेती कर रहा है उसका, ठीक है, जिसका खेत है उसको 25% देने की बात की गई थी। समझ रहे हैं ना? तो उसी को तेभागा कहते हैं, ठीक है। तो तेभागा को लेकर था। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? आंदोलन में जोतदारों के लिए आधे हिस्से के बजाय 2/3 की, ठीक है, बात कही गई थी, तो ये आपका गलत है। आंदोलन में, ठीक है, बटाईदारों के लिए 2/3 हिस्से की मांग की गई थी, जोतदारों के लिए नहीं, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। इस आंदोलन का, ठीक है, इस आंदोलन का ध्यान उद्देश्य जन संघर्ष के माध्यम से बाढ़ आयोग की सिफारिश को लागू करना था। बिल्कुल, बंगाल प्रांतीय किसान सभा ने जन संघर्ष के माध्यम से बाढ़ आयोग के तेभागा सिफारिशों को लागू करने के लिए आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। आंदोलन का मुख्य नारा था निज निज खामरे धान तौलो, ठीक है। तो ये भी आपका सही है, याद रखिएगा, नारा इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, निज खामरे धान तौलो, ठीक है। और यह आंदोलन दक्षिणी बंगाल में मुख्यतः उच्च जाति के हिंदुओं के बीच सर्वाधिक प्रचलित है, ठीक है। तो निम्न जाति के हिंदुओं के बीच में प्रचलित था। दक्षिण बिहार नहीं होगा, दक्षिण बंगाल नहीं होगा, उत्तर बंगाल होगा, ठीक है। उच्च जाति नहीं, निम्न जाति, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसमें से मुसलमानों ने बड़ी संख्या में भी पार्टिसिपेट की थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दूसरा और तीसरा की बात करेंगे, सही है, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न, देखोगे 97 नंबर क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना? ठीक है ना, 1947 का बना था। तारीख ध्यान में रखिएगा, 26 अक्टूबर था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? प्रधानमंत्री होता है डेट टाइम पे शेख अब्दुल्ला को बनाया गया, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसे ब्रिटिश सरकार को कांग्रेस की मांगों को स्वीकार करने का एक और अवसर के रूप में प्रारंभ किया था, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह बिल्कुल ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू पहले सत्याग्रही थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस दूसरे सत्याग्रही थे, गलत है। जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। अब पहले सत्याग्रही की बात करेंगे तो कौन थे? तो विनोबा भावे जो थे पहले सत्याग्रही थे, ठीक है। और तीसरे सत्याग्रही की बात करेंगे तो कौन थे? तो ब्रह्मदत्त हो जाएंगे तीसरे सत्याग्रही, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस नहीं होंगे, ठीक है, ध्यान में रखना। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो केवल पहला ही आपके सही है, दूसरा तो आपके गलत है। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहां गांधी जी का ईश्वर के प्रति अपने विचार पर दृढ़ विश्वास था, वहीं नेहरू ने ईश्वर के पारंपरिक धारणा को क्या किया? खारिज कर दिया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, पहला वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। नेहरू आधुनिक राष्ट्र की शक्ति में विश्वास करते थे, जिसके समाज और उत्थान का सुधार हो सके, समाज का उत्थान और सुधार हो सके, जबकि गांधी जी राज्य की शक्ति पर संदेह करते थे। बिल्कुल ठीक, गांधी जी, ठीक है, स्टेट के बारे में मानते थे नहीं। मतलब गांधी जी कहते थे स्टेट शक्ति का, स्टेट जो है ना हिंसा का एक साधन है, ठीक है। स्टेट के पास बहुत अधिक शक्ति हो जाएगी तो स्टेट क्या करेगा? राज्य क्या करेगा? शक्ति का प्रयोग करेगा, ठीक है। तो गांधी जी स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते थे, ठीक है। नेहरू और गांधी दोनों का मानना औद्योगिकरण की भीषण गरीबी एकमात्र साधन है। गांधी जी औद्योगिकरण के विरोधी थे, लेकिन ये भारत में औद्योगिकरण के विरोधी। इनका माना तो भारत में औद्योगिकरण ठीक नहीं, लेकिन अमेरिका में जो औद्योगिकरण हो रहा है ना, ठीक है, अमेरिका का औद्योगिकरण अच्छा है, लेकिन भारत का औद्योगिकरण ठीक नहीं। तो गांधी जी औद्योगिकरण के विरोधी थे, छोटे उद्योगों के समर्थक। जबकि नेहरू की बात करेंगे तो औद्योगिकरण का समर्थक था वो व्यक्ति, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जबकि आप दूसरे पंचवर्षीय योजना में देख भी सकते हैं, दूसरे पंचवर्षीय योजना में बहुत सारे उद्योगों का, बड़े बड़े उद्योगों का विकास किया गया। डेट टाइम नेहरू की बात करेंगे तो औद्योगिक योजना का क्या था? औद्योगिक उद्योगों की बात करेंगे तो समर्थक था, ठीक है। चलिए, तो कौन सा होगा? 1-2। ये सब प्रश्न आपको भारी लग रहा है कि बहुत हल्का लग रहा है? ईमानदारी से बताइएगा, किसको भारी लग रहा है, किसको हल्का लग रहा है? इजी है सर थोड़ा सा। हाँ, ये थोड़ा सा नहीं, से बहुत इजी है। ये प्रश्न का कोई लेवल ही नहीं है, और सर ठीक पहले है। नंबर पे ऑप्शन था ना इस क्वेश्चन का, हाँ, उसमें उसमें जवाहरलाल नेहरू उदासीन था ईश्वर के प्रति। नहीं, जवाहरलाल नेहरू उदासीन वही कह सकते हैं, लेकिन मतलब उनका पारंपरिक जो धारणा जो था ना, उनको उन्होंने खारिज किया था। मतलब क्या बोलते हो, रिचुअल जो होता है, बहुत अधिक रीति रिवाज होता है, इन सबको उन्होंने खारिज किया था। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल देखा जाता है, जैसे कि बट जब वो क्या, एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेनेशन था ना इसका, तो उसमें देखे थे तो दिया गया था कि नेहरू जो है वो उदासीन थे धर्म के इसके प्रति प्रति। उदासीन थे।
धर्म के प्रति उदासीन, हाँ कह सकते हैं, बोल सकते हैं, जो वैसे यहाँ व्यक्ति पे को तो, जिसने समर्थन भी नहीं किया, जिन्होंने विरोध भी नहीं किया, ठीक है, लेकिन यहाँ तो पे तो कह विरोध सकते किया हैं। जा रहा है। कहाँ विरोध के विरोध बाद में लिखा हुआ है? कहाँ पे विरोध लिखा हुआ है? ज्यादा पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है विरोध में? तो इसमें पारंपरिक धारणा को खारिज किया, तो इसका मतलब खारिज विरोध करना थोड़ी ना होता है, नहीं। धर्म का विरोध करना और मतलब कोई व्यक्ति अगर वेद का अगर विरोध करना, तो उसको ये नहीं कह सकते धर्म का विरोध कर रहा है। वेद का विरोध करना, धर्म का विरोध करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। हम अगर कहेंगे से मंदिर हम नहीं जाएंगे, तो हम थोड़ी ना हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं। उसको बोलेंगे पारंपरिक धारणा को, हम कहेंगे से हाथ में हम कलावा नहीं बांधेंगे, इसका मतलब ये नहीं है हम धर्म का विरोध कर रहे हैं। पारंपरिक धारणा होता है, कुछ नियम होता है, कुछ प्रचलन होता है, उसका विरोध करना। आप में से मैं कभी पूजा नहीं करता हूँ, तो इसका मतलब थोड़ी ना मैं धर्म का विरोध करता हूँ। मैं बहुत अपने आप को बहुत बड़ा वो मानता हूँ, लेकिन मैं पूजा कभी नहीं कर, मुझे मंदिर जाना नहीं पसंद है। तो ये हुआ पारंपरिक धारणा को खारिज करना। गांधी जी थे जो वैष्णव थे, वो दिन में 2 बार संगीत सुनते थे, वो चिंतन करते थे, आत्मचिंतन करते थे, मंदिर भी जाते थे, तो वो क्या हुआ, ईश्वर के प्रति उनका दृढ़ विश्वास हुआ, ये वो मानते थे। और ये नहीं मानते थे, तो इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने मतलब क्या किया, विरोध किया। चीजों को पकड़िए, ठीक है, विरोधी नहीं थे, नास्तिक भी नहीं थे, ठीक है। नास्तिक और आस्तिक में बहुत अंतर होता है, ठीक है। अगर कोई वेद का अगर विरोध कर रहा है, तो वो व्यक्ति ऐसा नहीं सिर्फ धर्म का विरोध कर रहा है। वेद एक परंपरा की चीज है, ठीक है, धर्म बहुत बड़ा होता है, वेद उसका एक हिस्सा है। चलिए, नेहरू और गांधी दोनों का मानना था कि औद्योगिकरण भीषण गरीबी का एकमात्र समाधान है। तो ऐसा केवल नेहरू जी का मानते थे, हालांकि नेहरू जी भी पक्के औद्योगिक के समर्थक नहीं थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसीलिए भारत में औद्योगिक गति का तीव्र विकास जो था बहुत तेजी से नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी नेहरू के समय में उद्योगों का विकास हुआ था। लेकिन गांधी जी उद्योगों के, बड़े उद्योगों का विकास के समर्थक नहीं थे। हालांकि अमेरिका के बारे में उन्होंने कहा था भाई, तो अमेरिका में अगर उद्योगों का विकास हो रहा है तो हम उसका विरोध नहीं करते, ठीक है। आप देखेंगे वर्ष 1939 में सभी 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो क्या ये सही है क्या? बिल्कुल सही है। भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के निर्णय में भारतीयों ने परामर्श से नहीं लिया गया था, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात के सही है। इसी वजह से क्या हुआ, सभी प्रांतों में इस्तीफा दे। सरकार कितने महीने तक चली थी? 28 महीने के लिए। 28 महीने के लिए चली थी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने आधिकारिक बीग पहनना बंद कर दिया? आधिकारिक बीग पहनना बंद कर दिया था, कौन थे बताइए? जीबी मालनकर, ठीक है। ये बीग मतलब वही जो हम समझ रहे वही है क्या? डिसकंटिन्यू वीडिंग द ऑफिशियल बीग, ठीक है, हाँ ठीक। वो कौन थे बीग, समझ रहे हैं ना? कभी कभी वो लोग देखते हो ना, ब्रिटिश वाला फिल्म देखते हो, व्हाइट कलर का नहीं सर पे लगाया रहता था, देखे थे आप लोग? अरे ब्रिटिश वाला कहीं मूवी भी देखे, जज वगैरह नहीं सर पे लगाया रहता था। वो बड़ा सा हेयर हाँ बैंड की तरह। हाँ, वही पहनना बंद कर दिया था, ठीक है। तो जो अध्यक्ष जो होते थे ना, वो पहनते थे, ठीक है। चलिए, तो इसके जगह पे इन्होंने क्या पहना, बीग पहनने के छोड़ कर गांधी टोपी पहनकर इन्होंने अध्यक्षता करना शुरू किया, ठीक है। तो इन्होंने कौन सा टोपी पहना उसकी जगह पे? गांधी टोपी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को। अगर 9 अगस्त भी रहेगा, 8 अगस्त भी रहेगा, तो क्या मारेंगे? 8 अगस्त। तो भी 8 अगस्त ही मानना है, ठीक है। अब आते हैं 103 नंबर क्वेश्चन। कृष्ण मिशन के प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार कर। डोमिनियन के दर्जे के साथ भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा की बात करेंगे, भारतीय संविधान सभा के सदस्य आंशिक रूप से निर्वाचित एवं आंशिक रूप से मनोनीत किए जाएंगे। भारत अनिवार्य रूप से राष्ट्रमंडल का भाग बना रहेगा। उन प्रांतों के अलग संविधान जो भारतीय संघ में शामिल नहीं होंगे। तो बताना कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। 2, 3, 4 की बात करेंगे सही है, बाकी पहला गलत है। एक भारतीय संघ की स्थापना की जिसे डोमिनियन का दर्जा प्राप्त होगा, जिससे राष्ट्रमंडल के साथ में संबंधों को स्वतंत्र रूप से चुनने तथा संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भाग लेने की अनुमति होगी। डोमिनियन दर्जे के साथ भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, ठीक है। डोमिनियन दर्जे के साथ बोला जा रहा है। एक भारतीय संघ की स्थापना जिसे डोमिनियन का दर्जा प्राप्त होगा, ठीक है। सर इसका तो हाँ, तो ये तीसरा गलत है, ना, ठीक है। हाँ, तीसरा ऑप्शन भारत 2, अनिवार्य 3, रूप से 4 राष्ट्र मंडल का भाग बना इसका ये रहेगा। पहला सही है, ठीक है, पहला सही है, सॉरी, पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है। भारत, ये वाला गलत है।
ठीक है, भारत अनिवार्य रूप से, ठीक है, राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहेगा, ये गलत लिया, ठीक है, 1 2 4 सही है, ठीक है। पहला तो सोवियत में तो कहा था गलत कहेंगे, ठीक है। मतलब क्रिप्स मिशन का फ्लॉप होने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि पूर्ण स्वतंत्रता पे बात नहीं की गई थी। युद्ध भी समाप्त हो जाएगा तो भी भारत को क्या मिलेगा, तो एक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। इस बात पे सबसे ज्यादा क्या थी, नाराजगी थी, ठीक है। हाँ, दूसरा वाला विषय, संविधान सभा के सदस्य आंशिक रूप से निर्वाचित होंगे और कुछ सदस्यों के चुनाव भी किया जाएगा। उन प्रांतों के लिए अलग संविधान जो भारत संघ में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। इस बात पे भी लोगों की नाराजगी थी क्योंकि भारत एकीकृत होने की बात नहीं थी, भारत को यहाँ पे तोड़ने की बात थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का कारण नहीं था, ठीक है। व्हिच स्टेटमेंट इज, मतलब कौन सा कारण सही नहीं, तो ध्यान में रखेंगे। तो संवैधानिक गतिरोध को हल करने का क्रिप्स मिशन की विफलता, चावल नमक आदि आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमत, जापानी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए जापानी सेनाओं का साथ, मतलब क्या करना, सहयोग करना, ऐसा नहीं था। बल्कि यहाँ पे ध्यान में, जापानी सेना जो भारत पर आक्रमण करती, क्यों आक्रमण करती, क्योंकि ब्रिटिश शक्ति से मतलब वो लोग बदला लेने के लिए आक्रमण करते थे। इस वजह से भी कहीं जापानी ना भारत पे आक्रमण कर दे, इसलिए चाहते थे कि जल्दी से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करो और ब्रिटिशों को यहाँ से भगाओ, नहीं तो जापानी अगर भारत पे अगर कब्जा किया तो यहाँ पे मार काट वो लोग मचाएंगे बहुत ही बुरी तरीके से, ठीक है। एक रीजन था जिसकी वजह से ये लोग चाहते थे तो जल्दी से, मतलब क्या होना चाहिए, स्वतंत्र हो जाना चाहिए, ठीक है। दक्षिण पूर्व से तो ठीक है। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन देखिए, 105 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या होगा इसका आंसर। भारत के विभाजन के दौरान नागरिक सरकार के विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। गवर्नर जनरल विभाजन परिषद के अध्यक्ष थे और इसे भारत और पाकिस्तान दोनों का प्रतिनिधि शामिल थे, पहला सही है, ठीक है। सभी लोक सेवकों को उस डोमिनियन में रहना आवश्यक था जहां के मूल रूप से सेवा कर रहे थे, उनके पास हस्तांतरण का कोई विकल्प नहीं था। जो लोक सेवक जो थे, जो सर्विसेज, जो सीनियर अधिकारी थे आईसीएस के थे, उनको वहीं पे रहना था जहां पे सेवा कर रहे थे। ऐसा नहीं कि वो इधर उधर चेंज हो सकते, अगर वो चेंज होते तो फिर सारे प्रशासन को संभालना मुश्किल हो जाता, ठीक है। सर उसके स्थानांतरण ये का सॉरी ये गलत है, हस्तांतरण का विकल्प था उनके पास, सॉरी, हस्तांतरण का विकल्प था, वो ट्रांसफर ले सकते थे, ठीक है, सॉरी मिस्टेक। अब तीसरा वाला बताइए सही कि नहीं। भारतीय लोक सेवाओं में यूरोपीय अधिकारी यदि वे सेनावृत होना चाहते थे तो समय से पहले सेनावृत और विशेष मुआवजे के हकदार थे, ठीक है, तो ये भी आपका सही लिया। तो भारतीय लोक सेवाओं में यूरोपीय अधिकारी, मतलब कुछ यूरोपियन भी तो थे उस समय सिविल सर्विसेज में, तो वो सेनावृत होना चाहते थे तो समय से पहले सेनावृत्ति और विशेष मुआवजे के हकदार थे। वो पहले सेनावृत ले ले, रिटायरमेंट ले ले, ठीक है, और उनको जो मुआवजा वगैरह जो मिलना था वो भी उनको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी दूसरा वाला गलत है, लोक सेवक उसी डोमिनियन में रहना आवश्यक है जहां मूल सेवा कर रहे थे और उनके पास हस्तांतरण का कोई विकल्प नहीं था, तो हस्तांतरण का विकल्प था उनके पास, ठीक है। तो ध्यान में, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 और 3 की बात करेंगे, आपका सही है। तो इसमें क्या पूछ रहा था, 1 और 3 की बात करेंगे, सही है गलत, सही पूछ रहा था, ठीक है। विभाजन के बाद भारत के निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख शरणार्थी बस्ती नहीं थी, ठीक है, ये बहुत सुंदर क्वेश्चन। तो कौन सी नहीं थी, तो लाजपत नगर दिल्ली में था, उल्लासनगर महाराष्ट्र में भी था, और कैंप, किंग्सवे कैंप की बात करेंगे तो ये आपका दिल्ली में था। क्या था, यहाँ पे लोग जो आते थे पाकिस्तान से यहाँ पे आके रहते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य की बात करेंगे तो यहाँ पर भी प्रवासियों के घर बन गए थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जबकि इंदौर मध्य प्रदेश नहीं था, ठीक है, हाँ ये नहीं था, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात करेंगे, संस्थापक का नाम बताइए, तो ध्यान रखेंगे तो जयप्रकाश नारायण, ठीक है। भारतीय जनसंघ की बात करें, श्यामा प्रकाश मुखर्जी। बी आर अम्बेडकर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए, बी आर अम्बेडकर के क्या हो जाएगा। मजदूर पार्टी। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, रिपब्लिकन पार्टी हो जाएगा, ठीक है। किसान मजदूर पार्टी की बात करेंगे तो जेबी कृपलानी की, ठीक है। जेबी कृपलानी की बात करेंगे तो किसान मजदूर प्रजा पार्टी थी, इसकी स्थापना 1951 में की गई थी, ठीक है। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा 1946 में रॉयल इंडियन नेवी तलवार के विरोध का कारण नहीं था, ठीक है। नस्लीय भेदभाव तो था, ठीक है। अगर बात करेंगे तो कैरेबियन में भारतीय सैनिकों का उपयोग था, ऐसा नहीं था, ठीक है। वरिष्ठ अधिकारियों का दुर्व्यवहार भी शामिल था, अरुचिकर भोजन भी था, नस्लीय भेदभाव भी था, सारे के सारे रीजन थे, ये वाला रीजन जो था नहीं था, ठीक है। बेबल योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। बेबल योजना क्या था, हाँ, अगर पूछेगा कैरिबियाई में, ठीक है, कैरिबियाई में भारतीय सैनिकों का उपयोग नहीं था तो कौन सा था, तो इंडोनेशिया में भारतीय सैनिकों का प्रयोग किया गया, ये भी एक रीजन था, ठीक है। कहां पे, तो इंडोनेशिया में। बेबल योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बेबल योजना के बारे में विचार कीजिए।
इस योजना को 1945 में लॉर्ड वेबल सर एक लॉर्ड मिनट वेबल के द्वारा सुनिए, ये तलवार क्या मतलब मेंस है कि या कोई इंस्ट्रूमेंट? दिन भर नींद में सोए हुए रहिएगा तो यही ना इंस्ट्रूमेंट लगेगा आपको। आईएनएस तलवार जहाज का नाम था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, आईएनएस तलवार जो था जहाज का नाम था, ठीक है, समझ गए ना, इंस्ट्रूमेंट नहीं था। बेबल योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस योजना के लिए 1945 में लॉर्ड बेबल को दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो कहाँ पे किया गया? शिमला में किया गया, तो गलत है, ठीक है। और दूसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे तो इसमें कार्यकारी परिषद में, जिसमें गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी भारतीय सदस्य होने का प्रस्ताव रखा गया था, तो ठीक है, कांग्रेस ने इस योजना का समर्थन किया क्योंकि इस योजना में हिंदू और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व दिया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिए, गलत है। कांग्रेस द्वारा इस योजना का विरोध किया गया क्योंकि इसमें दावा किया गया था कांग्रेस विशुद्ध रूप से हिंदू पार्टी है, जबकि सभी समुदायों को लोगों को नामित करने के हकदार थी, ठीक है, तो गलत है। तो कांग्रेस को केवल विशुद्ध रूप से हिंदुओं की पार्टी माना गया, इस वजह से मतलब उन्होंने मतलब क्या किया, इसका विरोध किया था। मुसलमानों ने भी विरोध किया था क्योंकि उसका रीजन क्या था, कांग्रेस के द्वारा जो प्रतिनिधि को जो भेजा गया था, जो इसका नेतृत्व कर रहे अबुल कलाम आजाद थे, जो कि एक मुसलमान थे, तो मुस्लिम लीग का इस वजह से भी विरोध था। मुस्लिम लीग अपने आप को मुसलमानों का एकमात्र नेतृत्व समझती थी, जो कि कांग्रेस को मंजूर नहीं था, क्योंकि कांग्रेस में मुस्लिम लीग से ज्यादा मुसलमान थे, ठीक है। दूसरा सही, बाकी सारे के सारे गलत है, ठीक है। पंजाब और बंगाल के विभाजन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, बताइए कौन सा कथन सही है। तो बात करेंगे, पश्चिमी पंजाब जो पाकिस्तान के हिस्से में गया को पूर्वी पंजाब जो भारत के हिस्से में गया तुलना में अधिक भूमि प्राप्त हुई, अधिक मुस्लिम आबादी थी, तो पहला सही है क्या? तो बिल्कुल सही है, ठीक है। पश्चिमी पंजाब जो पाकिस्तान के हिस्से में गया को पूर्वी पंजाब जो भारत के हिस्से में गया की तुलना में अधिक भूमि प्राप्त हुई, क्योंकि वहां पर अधिक मुस्लिम आबादी थी, ठीक है। पूर्वी बंगाल जो पूर्वी पाकिस्तान बन गया और पश्चिम बंगाल जो भारत का हिस्सा बन गया की तुलना में अधिक भूमि प्राप्त हुई और अधिक मुस्लिम आबादी थी, तो ध्यान में रखेंगे, तो ये भी ठीक है, ठीक है। दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, क्योंकि देखिए पूर्वी बंगाल का क्षेत्रफल कितना, 49,400 वर्ग किलोमीटर और पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल 28,000 वर्ग किलोमीटर है। अब पश्चिमी पंजाब को कितना भूमि मिला, 62,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का भूमि प्राप्त हुआ, और पूर्वी पंजाब जो भारत के हिस्सा में है उसको 37,000 वर्ग किलोमीटर का भूमि प्राप्त हुआ। अब पश्चिमी बंगाल में हिंदू ज्यादा थे, पूर्वी बंगाल में मुसलमान ज्यादा थे, ठीक है। तो इसको मुख्यतः किस पे बांटा गया था, जनसांख्यिकी के हिसाब से इनको बांटा गया था। निम्नलिखित में किस अधिनियम योजना के अंतर्गत संविधान सभा की स्थापना हुई, तो इस पे क्या ही बात करूं, बता ही देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, कैबिनेट मिशन 1946। निम्नलिखित में किसके द्वारा बंबई में भूमिगत रेडियो की शुरुआत की गई, तो बता ही दीजिए, क्या हो जाएगा भूमिगत रेडियो की शुरुआत, उषा मेहता। निम्नलिखित में किसने विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया, ठीक है। तो विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया, ठीक है, तो राधा कृष्णन ने, ठीक है, नहीं, ठीक है। हाँ, गलत गलत ऑप्शन लगा दिया क्या मैं, इसका आंसर गलत है, ठीक है, सॉरी, इसका आंसर सरदार पटेल होंगे और जवाहरलाल नेहरू दोनों होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये होना चाहिए ना इसका, 113 का क्या लिया है, निम्नलिखित किसने विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किया, तो सरदार पटेल और राजेंद्र बाबू, ठीक है, मिस्टेक, ठीक है, 1 और 4 इसका आंसर दिया है, ठीक है। देखिए विभाजन परिषद में सरदार पटेल ही थे, जवाहरलाल नेहरू को केवल कश्मीर बोला गया था, ठीक है, ये केवल कश्मीर के मामला को देख रहे थे, ठीक है, बाकी सारे जगह पे कौन देख रहे थे, सरदार पटेल भी देख रहे थे। इनके सचिव का, निजी सचिव का नाम क्या था, तो बीपी मेमन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो मोहम्मद अली और लियाकत अली थे, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली, ठीक है। किस वर्ष लियाकत नेहरू समझौता हुआ, कब हुआ, आजादी के बाद होता है, 1950 में होता है, नहीं 50 में, ठीक है, आजादी के बाद होता है लियाकत नेहरू समझौता, जिसका उद्देश्य शरणार्थी मुद्दे को हल करना था। पूछे कौन सा मुद्दा हल करना था, तो शरणार्थी मुद्दा को हल करना था, इसके लिए नेहरू लियाकत समझौता होता 1950 में होता है, ठीक है, ध्यान रखिए, दिल्ली में आती है, ठीक है, लियाकत कहाँ पे आता है, दिल्ली में आता है। ये समझौता कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में ये समझौता हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखना। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन की
असफलता का कारण था। क्रिप्स मिशन क्यों असफल हो गया, व्हाई? डोमिनियन बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान रखें, क्रिप्स मिशन का सफलता का कारण की बात है, मिशन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बढ़ते तनाव पे, ठीक है, ध्यान नहीं दिया। क्रिप्स मिशन के संविधान निर्माण के कार्य ब्रिटिश सरकार के हाथों में सौंपने का प्रस्ताव रखा, ऐसा नहीं था। हाँ ठीक है, मेनली जो होगा इसका है, ठीक, मिशन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बढ़ते तनाव को मतलब ध्यान नहीं दिया गया। 115 का ऑप्शन क्या लिया है, तो बी लिया है, ठीक है, ध्यान रखना है। इस प्रस्ताव में आर्थिक विकास के लिए जटिल योजना शामिल थी, ऐसा कुछ था नहीं। मिशन ने भारत में ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली, ये भी कुछ नहीं था, ठीक है। क्रिप्स मिशन ने संविधान निर्माण के कार्य ब्रिटिश सरकार के हाथों में सौंपने का प्रस्ताव रखा था, ऐसा भी नहीं था, भारतीयों के हाथों में ही था। तो सारा ऑप्शन के अनुसार अगर देखेंगे तो यही ऑप्शन आपका सटीक ऑप्शन बैठता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बता दीजिए कौन नहीं थे, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण की बात करेंगे तो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है, ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव का पुष्टि की गई। तो पहला वाला ऑप्शन की बात करेंगे तो ध्यान में रखेगा, तो पहला वाला ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। कौन सा, ग्वालियर टैंक मैदान में 8 अगस्त 1942 को। महात्मा गांधी ने सरकारी कर्मचारी से इस्तीफा न देने और कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा घोषित करने को कहा था, तो बिल्कुल सही है, इस्तीफा देने के लिए इस समय नहीं कहा गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो बिल्कुल ठीक है। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे, प्रस्ताव की बात करें नेहरू के द्वारा, मतलब इसको प्रस्तावित किया गया था, सरदार पटेल ने इसका समर्थन किया था। किसने किया था, गांधी जी ने इसके प्रस्ताव को खुद ही तैयार किया था, ठीक है। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को तैयार किया, नेहरू जी ने प्रस्तुत किया, और अम्बेडकर जी ने, सॉरी, पटेल साहब ने क्या किया था, इनका समर्थन दिया था, ध्यान में इसको रखेंगे, ठीक है। आप चलेंगे 118 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, कौन सा गलत है, तो कोई भी गलत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था, तो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, तो पैट्रिक लॉरेंस थे, ठीक है। क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष कौन था, स्टेट फॉर क्रिप्स थे, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन में कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस थे, और इसके सदस्य कौन थे, तो क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन में, ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, क्रिप्स, और साथ में, ठीक है, एबी अलेक्जेंडर थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ठीक है। अब क्लेमेंट इटली की बात करेंगे तो ये किसका सदस्य हुआ करता था, पता है आपको, क्लेमेंट इटली? ये किसका साइमन सदस्य था कमीशन क्लेमेंट का इटली? था और प्रधानमंत्री बना। साइमन कमीशन का सदस्य था, ठीक है, जो कि आगे चल के प्राइम मिनिस्टर बन गया, ठीक है। निम्नलिखित में किसने भूदान आंदोलन शुरू किया, तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे। किसके द्वारा शुरू किया गया भूदान आंदोलन, तो विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालानुक्रम में, ठीक है, व्यवस्थित कीजिए। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रथम अधिवेशन के आयोजन की बात करेंगे, ठीक है, तो कब हुआ था, तो 1900 कब हुआ अखिल भारतीय, तो ये 1915 में हुआ था, ठीक है। तो क्या स्थापना भी, लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव, तो लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव कब हुआ था, 1940 में। हाँ 1929 ही होगा ना, नींद में रहिए आप, ठीक है। आगा खान द्वारा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, ठीक है। अब मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान 1909 में, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, 3 2 1, सॉरी 3 4 1 2, ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 4 1 2, ठीक है, ध्यान में रखना। विभाजन के दौरान सांप्रदायिक दंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो विभाजन के दौरान बंगाल में गांधी की उपस्थिति और प्रयासों के कारण पंजाब की तुलना कम हिंसा हुई, बिल्कुल ठीक है। गांधी जी उस समय कहाँ पे थे, तो नोआखली में थे, ठीक है, तो गांधी जी वहां पे प्रेजेंट थे। बिहार में विभाजन से पहले हिंसा हुई, जो कथित तौर पे हिंदू और जमींदारों के द्वारा भड़काई गई थी, तो बिल्कुल ठीक है, कथित तौर पे है, ठीक है, रियलिटी क्या है, इट्स नॉट क्लियर। विभाजन के बाद गांधी की पहल ने बावजूद बिहार और संयुक्त प्रांत के क्षेत्रों में नरसंहार जारी रहा, गलत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गांधी जी के पहल के कारण भारत के विभाजन के बाद संयुक्त प्रांत और बिहार के क्षेत्र में कोई नरसंहार नहीं हुआ। गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने कहा था कि सरदार पटेल, किसी ने तो कहा था, तो बिहार ही अभी एक ऐसा उदाहरण है जो पूरे भारत को मतलब क्या दिखा सकता है, रास्ता दिखा सकता है। किसने कहा, सरदार पटेल की गांधी ने, गांधी जी थे, जो कम्युनल वाला हुआ था ना वहां पे जाके। मुझे तो सरदार पटेल लग रहा है इसका आंसर, ठीक है, वह चेक कर लीजिएगा, ठीक है, गांधी जी 1 2 आप इसका खुद सही है, पढ़ाए हो, चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मैं ही भूल गया होगा। चलिए, महात्मा गांधी ने अहिंसा और सबने आज्ञा के सिद्धांत से किससे प्रभावित है,
अहिंसा और सबनी अवज्ञा का सिद्धांत रस्किन किसके थे, टॉलस्टॉय ध्यान रखेंगे। तो रस्किन से, टॉल्स्टॉय से और थॉरो से, ठीक है। थोरो। तो सबसे ये प्रभावित है, ठीक है। रस्किन से भी थे, रशियन लेखक टॉल्स्टॉय से भी थे, ठीक है, और साथ में थॉरो से भी थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, हेनरी डेविड थॉरो जो कि एक अमेरिकी लेखक थे, ठीक है। और रस्किन की बात करेंगे ब्रिटिश थे, ठीक है। रशिया की बात, टॉल्स्टॉय की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे ये रूसी थे, ठीक है। क्या थे, ये रशिया से थे। थॉरो की बात करेंगे यूएसए से थे। इससे बात करेंगे ब्रिटिश से। तो ये चारों देश से एक एक को चुन लिए थे, ठीक है, ध्यान में रखना। अब चलते हैं राजगोपालचारी फार्मूले के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है, कौन सा कथन गलत है। श्री राजगोपालचारी फार्मूला के बारे में सबसे पहले बोलता है, फार्मूला आई थी कब, ये आई थी आपकी 1944 में आई थी, ठीक है। इसमें कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता की मांग में मुस्लिम लीग के समर्थन की मांग की गई थी, ठीक है। बोला गया था भाई कांग्रेस जो मांग कर रही है स्वतंत्रता का, मुस्लिम समर्थन करे। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र तय करने के लिए उत्तरी पश्चिमी और उत्तर पूर्व भारत में जन्म संग्रह करवाना जाना चाहिए। इसमें देखिएगा एक तरह से देखिए भारत बंटवारा की नींव बहुत हद तक थी, ठीक है। गांधी और नेहरू ने मतलब इस फार्मूले के पुरजोर समर्थन किया नहीं। गांधी जी ने दबे जुबान मतलब इसका समर्थन कर दिया था, लेकिन नेहरू जी ने इसका समर्थन नहीं किया, ठीक है। और मुस्लिम लीग का एक अंतरिम केंद्रीय सरकार बनाने पर कांग्रेस के साथ सहयोग करना चाहिए, भी ठीक है। चलिए बताए रेलवे किसके पास था, रेलवे किसके पास था, रेलवे आसिफ अली के जॉन पास। तो ध्यान मथाई। रखे ऐसे हाँ बहुत सुंदर, ठीक है। आशा पल्ली होगा रेलवे। कौन सा पूछ रहा है, ये अंतरिम सरकार पूछ रहा है, ठीक है। सब पूछ रहे उद्योगा हैं। महाप्रति किसके पास था, ठीक है। उद्योगा महाप्रति, जॉन उद्योगा महाप्रति जॉन मथाई के उद्योग जॉन महाप्रति। मथाई रक्षा है की वो। बात करें, अच्छा किसके पास रक्षा था, बलदेव बलदेव सिंह। सिंह बलदेव और बलदेव शिक्षा सिंह। राजगोपालचारी साहब, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 26 जनवरी 1950 को मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो अनुच्छेद ध्यान रखें उस समय 395। जितना था अभी भी उतना ही है, ठीक है, ठीक है, 395, ठीक है, कोई तब्दीली इसमें नहीं बढ़ा। क्या है तो 8 अनुसूची थे, अब 12 अनुसूची हो गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 8 अनुसूची था उस समय, अनुसूचियों की संख्या बढ़ गई है, ठीक है। और भाग कितने थे, 22 थे, अभी भी इतना ही है, ठीक है। 25 और भाग 8 नहीं है बीपीएस सर। नहीं बीपीएससी 22 आंसर लेता है, ठीक है। 22 ही मार्क आई, एसएससी 25 आंसर लेता है। एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइएगा, 22 ही आंसर सही है, ठीक है, कभी कभी 25 नहीं 25 लेता दे है। देता है। कभी कभी नहीं देता है। एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में 25 लिए हुआ है, लेकिन बीपीएससी 22 ही आंसर लेता है। और ठीक है, कहीं के पे तो 400 प्लस अनुच्छेद दिया रहता है, ठीक है, तो नहीं, तो 395 ही है, 22 ही है। इसी का सब क्लोज है वो है, लेकिन मूल रूप से 22 ही है। एसएससी लिए हुआ है 1-2 बार आंसर, लेकिन बीपीएससी बढ़ा क्या है तो 8 से बढ़कर केवल 12 अनुसूची है, बाकी सब कुछ यथावत है, ठीक है। सब क्लोज वगैरह को जोड़ा गया उसे, हाँ वो सब बढ़ा है, लेकिन 22 ही है, ठीक है, ध्यान में रखना। बीपीएससी 22 ही लिया है। आपका पूछा था हाल फिलहाल में 1-2 साल पहले प्रश्न पूछा था, उसमें भी 22 ही लिया है। माउंटबेटन योजना के सामने निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसने देशी रियासतों की स्वतंत्रता को खारिज कर दिया। तो बिल्कुल देशी बोला, देशी रियासत देखो तुम भारत में मिल जाओ, पाकिस्तान में मिल जाओ, स्वतंत्र नहीं रह सकते हो, ठीक है। या तो तुमको भारत में मिलना है या फिर क्या करना है, पाकिस्तान में मिलना है, ठीक है। स्वतंत्र नहीं रह सकते हो, ठीक है। स्वतंत्रता के समय बंगाल का अपना निर्णय स्वयं होगा, नहीं, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। सिंध को बोला गया था तुम अपना निर्णय लो, तुमको क्या करना, बंगाल को नहीं। यदि विभाजन हो जाता तो एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा, बिल्कुल एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। अब इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, रेडक्लिफ को बनाया गया इसका अध्यक्ष, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में किसने इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो की स्थापना की थी, किसने की थी, तो रास बिहारी को। सेट नंबर 6 को सेव कर लीजिए, जिनको सेव करना है, क्योंकि जब सेट हो जाएगा तो उसके जगह पे दूसरा सेट आएगा, उस सेट को डिलीट कर दूंगा, मुझे कोई मांगेंगे नहीं सेट, ठीक है। ऑलरेडी एक ग्रुप बना दिया हो, वहाँ पे सारा सेट पड़ा हुआ, वहां से डिलीट नहीं होता। जिनको चाहिए सेट हमेशा सामने रहे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप में जो सेट का डिस्कशन होगा वही रहेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा पीडीएफ हो जाने से बर्डन लगते रहता हम लोग को, ठीक है। तो क्या था, रास बिहारी बोस होगा, ठीक है। तो इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो की स्थापना रास बिहारी बोस ने किए थे। टोक्यो भाग भी गए थे, कब भागे थे पता है, कब भागे थे, 1911-12 टाइम पे। हाँ, लेकिन भागे थे 15 में, ठीक है। 2-3 साल छिपे हुए थे। 1915 में जापान भाग गए थे, ठीक है। जापान भागे, जापानी नागरिक बन गए थे, ठीक है, 1915 में, ठीक है। लेकिन ये दिल्ली वाला जो बम कांड जो था, हार्दिक बम का दिल्ली सदन के नाम से जानते, 1912 के मुख्य आरोपी थे ये,
क्या पता 3 वर्षों तक कहाँ तक छिपे थे, जापान में 1915 में भागते। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया, बिल्कुल स्वीकार कर लिया, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सांप्रदायिक तनाव से बचना चाहती थी, बिल्कुल सांप्रदायिक तनाव से, दंगा से बचना चाहती थी, इसीलिए इन्होंने इस योजना को क्या किया, स्वीकार कर लिया। ठीक है, क्योंकि उस समय लोग कहने लगे थे अगर भारत पाकिस्तान का अगर बंटवारा नहीं हुआ तो हो सकता है एक भारत में कई पाकिस्तान न बन जाए। ठीक है, तो कोई ऑप्शन नहीं था, दंगा से बचना था। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम के प्रति बहुत अधिक संप्रदाय बढ़ रहा था, सांप्रदायिकता बढ़ रहा था, इसलिए विभाजन को स्वीकार कर लिया। विभाजन को सबसे पहले किसने स्वीकार किया, तो सरदार पटेल साहब ने। ठीक है, सबसे पहले किसने स्वीकार किया, सरदार पटेल साहब ने। ठीक है, सबसे बाद में कौन स्वीकार किया, जो मान ही नहीं रहे थे, तो अबुल कलाम आजाद। ठीक है, पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र के विकास पे केंद्रित थी। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य औद्योगिकों को बढ़ावा देने के लिए पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। बिल्कुल ठीक है, पहला कौन था, हैरोल्ड डोमाल मॉडल ना, दूसरा पीसी महालनोबिस। ठीक है, तो दोनों के दोनों क्या है आपका सही है। ठीक है, अब आगे आते हैं, निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन सा महात्मा गांधी के जीवनीकार था। ठीक है, तो यह एक अमेरिकी पत्रकार था जिसका नाम था लुई फिशर। क्या नाम था, ठीक है, नहीं लुई फिशर, लुई फिशर, लुई फिशर। ठीक है, अमेरिकी पत्रकार था, महात्मा गांधी के साथ थे। ठीक है, कब थे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, मिलर कब था, शबनिया अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, शबनिया अवज्ञा के दौरान मिलर, और ये फिशर। कैसे याद करोगे, ट्रिक एग्जाम में आ जाएगा। हाँ, तो एग्जाम में आएगा ना, तो मिलर को फिशर में मार्क आएगा, फिशर को मिलर में मार्क आएगा। ठीक है, ठीक है, पता है इसमें एक गलती करता है। ठीक है, दोनों के दोनों अमेरिकी ही थे। ठीक है, लेकिन शबनिया अवज्ञा आंदोलन के दौरान मिलर था। अब मिलर गांधी जी के मिलर ने गांधी जी को क्या चुनौती दिया था पता है आपको, आप जो चले हैं ये साबरमती आश्रम से और कहाँ पहुंचने वाले हैं आप, ठीक है, दांडी, तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो गांधी जी हंस दिए। ठीक है, बाहर में जाके गांधी जी जब पहुंचे तो मिलर को यकीन नहीं हुआ। ठीक है, तो उसने गांधी जी के बारे में जो भी निगेटिव बातें की थी सब उसने वापस ले, क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं था, मतलब ये व्यक्ति इतना लंबा दूरी तय कर नहीं सकता, क्योंकि 385 किलोमीटर 86 किलोमीटर 10 दिन में पहुंच जाना कोई मामूली बात थोड़ी ना। मतलब एक, मतलब समझ रहे कितना, 240 मील की दूरी तय किया एक व्यक्ति, जो कि लगभग 385-86 किलोमीटर के आसपास होता, 10 दिन में। एक दिन में 38 किलोमीटर 39 किलोमीटर चलना, सॉरी 24 दिन में, मिस्टेक। ठीक है, एक दिन में 10 माइल की दूरी तय करना, वो भी कोई आसान काम थोड़ी ना। गांधी जी को फ्लाइंग सिख बना था। 16-17 किलोमीटर मतलब क्या था डिस्टेंस। गांधी जी का एज को भी तो ध्यान रखिए। ठीक है, तो फिर भी वो कम नहीं था, तो इसलिए मिलर ने उनका मजाक उड़ाया था। मिलर ने क्या किया था, उनका मजाक उड़ाया था। आप उनको चैलेंज दिया था, आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, बहुत सारा अखबार में निगेटिव लेख भी लिखे थे, लेकिन बाद में व्यक्ति जब गांधी जी ने पूरा कर लिया तो गांधी जी का वो एक तरह से काफी प्रशंसक भी बन जाता है। ठीक है, और धर्सना में जो था ना, धर्सना को कवर जो था, मिलर ही धर्सना को कवर कर रहा था। ठीक है, और उसने धर्सना के बारे में सरोजिनी नायडू, अब्बास तैयब जी, सरोजिनी नायडू जी उनकी सहायिका थी, नेतृत्व अब्बास तैयब जी के पास में था। ठीक है, हालांकि शुरू में गांधी जी खुद जाने वाले थे, लेकिन गांधी जी को पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उसका पूरे नमक सत्याग्रह की आंदोलन अब्बास तैयब जी के पास में आता है। तो धर्सना आपको महाराष्ट्र में पता, नमक का कारखाना था, वहां पे मिलर था। बदरुद्दीन तैयब जी के भाई थे अब्बास तैयब? नहीं, अब कौन थे हमको नहीं पता, बदरुद्दीन तैयब जी के भाई थे कि नहीं थे, लेकिन अब्बास तैयब जी थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए, हम भी पहले सोचते थे शिल्पा शेट्टी सुनील शेट्टी की बहन है। नहीं, तो नीरव मोदी के सच्चा हुए प्रधानमंत्री मोदी। चलिए ठीक है, जय हिंद का नारा किसने दिया, ये सबसे कठिन प्रश्न है, और इसका आंसर क्या होगा, सरदार पटेल। सुभाष होंगे इसका आंसर, पता है आपको, हमको सरदार पटेल मारेंगे आप लोग। ठीक है, चलो ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आजाद हिंद फौज का जो अभिवादन जो करते थे ना, उसको क्या बोलते थे, जय हिंद बोलते थे। ठीक है, और सरदार पटेल साहब एक था, क्या नाम था, सत्यमेव जयते। ठीक है, तो इसको बढ़ाया था पंडित मदन मोहन मालवीय साहब ने। ठीक है, निम्नलिखित में कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो कौन नहीं थे बताइए। कौन था? तो
गोपाला स्वामी ठीक है, ध्यान अयंगार रखें कौन नहीं थे तो अल्लादी बताना है थे। इसका आंसर। अल्लाह नहीं थे, मोहम्मद आयंगर सादुल्लाह थे नहीं थे, 1 और 3। पता नहीं, जीबी एक और पंत चार नहीं नहीं थे। थे। इसका एक आंसर और डी चार लिया अय्यर है। थे उपायुक्त में 1 से और कोई 3। नहीं है। अल्लादी थे। 1 मिनट, हल्ला कल्ला कर रहे हैं, ठीक है। केवल इसमें जीवी पंत नहीं था, ठीक है। के एम मुंशी भी थे, सैयद मोहम्मद साउदुल्लाह ये भी नहीं थे। नहीं, सैयद मोहम्मद थे असदुल्ला ये थे थे, ठीक है। डेथ हो गया था, अल्लादी कृष्ण रिप्लेस स्वामी किया। अय्यर भी थे, ठीक है। और एन गोपाल स्वामी अयंगर भी थे, खेतान। ठीक है। तो सबके सब थे। डीपी जीबी पंत नहीं थे, तो ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं है इसमें। प्रारूप समिति के अध्यक्ष में जीबी पंत भी सोल्यूशन में दिए हुआ है। नहीं, पंत भी नहीं था, गलत है। वो तो नहीं थे, ये प्रश्न ही गलत हो जाएगा। जीबी पंत तो नहीं था। के एम मुंशी थे, सऊदुल्लाह साहब थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, और अम्बेडकर जी थे, ठीक। और कौन थे? डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी, उसकी जगह पर टीटी कृष्णमाचारी आए थे, और बीएल मित्रा का स्थान पे माधव राव आ गए थे, ठीक है। ये कितने लोगों को? 8 लोगों को ये चुन लिया है, ठीक है। जीवी पंत को भी शामिल कर दिया। हो सकता है जीवी पंत बने होंगे लेकिन बाद में रिजाइन कर देंगे। एक ने रिजाइन किया था शायद, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जीवी पंत तो हम लोग का पढ़ा हुआ नहीं है, वह देख लीजिएगा पहले बार उसका सुने, कुछ होगा। पंत ठीक है, नहीं है। मैं भी पहला बार ही सुनता हूँ, ठीक है। पंसिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। सबसे पहले पंसिल समझौता हुआ था 1954 में हुआ था, ठीक है। किसके किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में हुआ था, ठीक है। तो पंसिल राष्ट्रों के बीच, ठीक है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बढ़ा जाएगा, बिल्कुल ठीक है। शीत युद्ध के दौरान यह सिद्धांत भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, यह भी ठीक है, ठीक है। इसने एक सिद्धांत एक दूसरे का आंतरिक राजनीतिक प्रणालियों के प्रति सम्मान की बात कही, ठीक है, वो भी ठीक था। पंसिल भारत और पड़ोसी देश के बीच पारस्परिक रक्षा समझौता शामिल था, ठीक है। तो पड़ोसी देश का नाम नहीं दिया है, ठीक है। तो पंसिल भारत और पड़ोसी देश के बीच आपसी रक्षा समझौता शामिल नहीं था। यद्यपि पंसिल शांति को बढ़ावा दे, परंतु ये कोई सैन्य गठबंधन नहीं था, ठीक है। तो पंसिल किसके किसके बीच में हुआ? भारत और चीन के बीच में। एक पारस्परिक रक्षा समझौता नहीं था, ठीक है। रक्षा समझौता किसी प्रकार का सैन्य समझौता नहीं था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कौन सही है? तो 1, 2, 3 से, चौथा गलत। आईएनए का मुकदमा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला मुकदमा 1945 में लाल किले पर आयोजित किया गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आईएनए के लिए कांग्रेस ने समर्थन की घोषणा 1945 में कलकत्ता में की गई, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, तो ये कलकत्ता में नहीं था, कांग्रेस ने घोषणा तो की थी लेकिन बॉम्बे में। कहाँ पे? बॉम्बे में की थी। मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी ने आईएनए का समर्थन किया था, ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने भी समर्थन किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी समर्थन किया था कि आईएनए में मुसलमान भी थे। किन लोगों का मुख्यतः ध्यान में? एक मुस्लिम शाहनवाज खान का नाम ध्यान में, गुरुबख्श ढिल्लो का नाम ध्यान में, सिख थे, और प्रेम कुमार सहगल की बात की जो कि कैप्टन थे, जो कि हिंदू थे। तो हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ठीक है। और लाल किले पे मुकदमा चलाएगा जिसका नेतृत्व भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में बहुत सारे वकील कर रहे थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे वकील तो इनका समर्थन करने के लिए ऐसे ही पहुंच गए थे कोर्ट में से, हम भी समर्थन करेंगे, हम भी समर्थन करेंगे। बहुत लोग समर्थन के लिए आ गए थे, लेकिन वकीलों का नेतृत्व भूलाभाई देसाई कर रहे थे, ठीक है। तेज बहादुर सुप्रू भी उसमें शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, सरदार पटेल साहब भी शामिल थे। किसने कृषि प्रस्ताव? कुछ लोग ऐसे ही भी आ गए थे समर्थन देने के लिए कोर्ट में। किसने कृषि प्रस्ताव का उत्तर दिनांकित चेक कहा? तो किसने कहा था? नेहरू जी ने। ठीक है, तो उत्तर दिनांक चेक की बात करें महात्मा गांधी, ठीक है। इसमें बैंक कौन जोड़ेगा? इसमें बैंक अगर लग जोड़ देंगे ना, ठीक है, तो इसका आंसर बदल जाता, फिर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो हाँ, तो बैंक जोड़ देने पे इसका आंसर कौन हो जाता? नेहरू जी हो जाता। हाँ, ठीक है, तो नेहरू जी भी इसी से मिलता जुलता स्टेटमेंट कहते हैं, और गांधी जी भी, ठीक है। खोखला वादा किसने करा? खोखला वादा, खोखला वादा ये भी गांधी जी ने कहा था, ठीक है। खोखला वादा गांधी जी ने कहा था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। खोखला वादा गांधी जी ने कही थी। इसी को बोलते हैं सर उत्तर ध्यान। और अब हाँ, ब्रिटेन की तुलना असफल बैंक से किसने की थी? ब्रिटेन एक असफल बैंक है जिसमें पैसा अगर डालेंगे तो डूब जाएगा, मतलब ऐसा नहीं था, केवल असफल बैंक कहा था ब्रिटेन को, डूबने वाला अपना मन समझोर दिए, ठीक है। इसने गांधी जी ने कहा ब्रिटेन को एक असफल बैंक से उन्होंने तुलना की थी, ठीक है। सार्जेंट शिक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। सबसे पहले सार्जेंट योजना आई थी कब? तो 1944 में आई थी, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकीकरण पर ध्यान देने के साथ 1944 में शुरू की गई थी, तो ठीक है।
योजना में पर्याप्त तकनीकी, वाणिज्यिक और कला शिक्षा के लिए प्रणाली का प्रस्ताव रखा गया था, ये भी ठीक है। ठीक है, और बात की इसने पूरे भारत में उच्च शिक्षा मानकों की देख रेख के लिए एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की थी, गलत है। ठीक है, योजना में उन छात्रों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुझाव जिनका रुझान अकादमिक शिक्षा के प्रति नहीं था, ये भी गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, उन छात्रों को व्यावसायिक परीक्षण पे विशेष जोर नहीं दिया जाएगा इनका अकादमिक शिक्षा के प्रति रुझान है। तो इसका मुख्य कारण था प्राथमिक शिक्षा के विस्तार में मतलब क्या करना, सुधार करना। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है। ठीक है, बीपीएससी का फॉर्म कब से भरा जाएगा? वाह क्या बात। ठीक है, 1-2 निम्नलिखित में से किस वर्ष, ठीक है, 2045-46 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस का बहुमत प्राप्त हुआ? ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्या हुआ था यहाँ पे पढ़ लीजिए। ठीक है, कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल में नहीं था, सिंध में नहीं था, पंजाब में नहीं था। पंजाब में सरकार में थी यूनिस्ट पार्टी की। ठीक है, बंगाल में सरकार में कृषक प्रजा पार्टी की, और सिंध में मुस्लिम लीग की आई थिंक सरकार बनी थी। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, बाकी सब सही है। अब आते 138 नंबर क्वेश्चन देखिए, तेभागा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा, ठीक है, किसान आंदोलन युद्ध था, तो बिल्कुल सही है, इसमें ध्यान रखेंगे। यह आंदोलन हिंदुओं की प्रमुख आबादी को की गई राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता की कमी के खिलाफ था, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? पहला गुट निरपेक्ष, बेलग्रेड। ठीक है, पहला गुट निरपेक्ष बेलग्रेड में हुआ था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कब हुआ था? तो 1900, ठीक है, 61 में हुआ था। ठीक है, बेलग्रेड कहाँ पर था? बेलग्रेड जर्मनी में, बेलग्रेड है। अच्छा, सही है, यूगोस्लाविया में पड़ता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जर्मनी में पड़ता है, यूगोस्लाविया में। ठीक है, यहाँ के नेता कौन थे गुट निरपेक्ष में, बता सकता है? बताइए, मधु कुमारी क्या होगा यहाँ के नेता? गुट निरपेक्ष का नेता का नाम बताइए। चलिए, गुट निरपेक्ष में कौन कौन नेता थे? तो नेहरू जी थे सबसे बड़े जनक, और कौन थे? इजिप्ट के जो थे, जिन पे पोर्ट नेम है। हाँ, क्या नाम है पोर्ट का? क्या नाम है? स्वेज नहर है पोर्ट का पोर्ट नाम। का भी नाम है। नहीं, क्या नाम है? पोर्ट सईद, सर टीटो करके कर्नल कुछ थे ना? नासिर, बिल्कुल, वेरी गुड, यूगोस्लाविया के डेनिस टीटो, टीटो थे। ठीक है सर, डेनिस टीटो। और नासिर एक नेता और इजिप्ट भी के थे, थे। इजिप्ट के कर्नल नासिर हो गए। ठीक है, इंडोनेशिया के बताइए, इंडोनेशिया के कौन थे जो कि भारत के प्रथम गेस्ट भी थे 26 जनवरी को? इंडोनेशिया ठीक है, इंडोनेशिया डॉक्टर के सुकर्नो। सुकर्नो। हाँ, ठीक है, इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्नो। सुकर्नो, ये सब के सब जो थे, इस सब के सब गुट निरपेक्ष के बड़े नेता थे। ठीक है, गुट निरपेक्ष में क्या था, जब द्वितीय विश्व समाप्त होता है तो ब्रिटेन तो पूरा कोई काम का नहीं रह गया था, फ्रांस कोई काम का नहीं रह गया था। दो ताकत निकलता है, यूएसएसआर, जो कि द्वितीय विश्व में आप देखेंगे युद्ध से बाहर नहीं था। ठीक है, बाद में शामिल हुआ था। ठीक है, पहले तो नहीं शामिल हुआ, लेकिन जर्मनी ने जब रूस पे हमला किया तो इसको शामिल होना पड़ा। ठीक है, उसके बाद यूएसए। ठीक है, तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थक था, ये साम्यवादी का था। ठीक है, इसने क्या किया, अपने अपने खेमा में देशों को मतलब बांटना शुरू किया। लेकिन ये सारे के सारे देश जो थे ना, ये सारे के सारे देश हाल फिलहाल में आजाद हुए थे, ये ना ही चाहते थे इन लोगों के लड़ाई झगड़ा में पड़े। इन्होंने अपना बोला कि भाई साहब हम जो है अलग रहेंगे, किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। इन्होंने गुट निरपेक्ष बनाया। ठीक है, तो गुट, हालांकि ये योजना पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई, दूसरी बात है, लेकिन किसी भी गुट में नहीं गए, ना तो यूएसएसआर के पल्ले में गए, ना यूएसए के पल्ले में गए। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान किसके पल्ले में चला गया था? यूएसए के पड़ रहे का पड़ोसी देश पाकिस्तान। और चाइना किसके पल्ले में चला गया था? रसिया वाले में। रसिया वाला। बेचारा नेपाल भूटान को कौन पूछता है? ठीक है, तो वो लोग तो ऐसे ही गरीब हैं। ठीक है, तो उन लोग का तो बात ही नहीं करेंगे। दो प्रमुख देश की बात करें, यूएसए के पल्ले में चला गया था, यूएसएसआर के बाद भारत किसी के पल्ले में नहीं गया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित कथन विचार किए। 1916 में भारतीय सिविल सेवा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो 1916 में उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, 1920-22 में इस्तीफा दिया था। कब दिया था? 1920 के आसपास दिया था, 1921 में। ठीक है, 1921 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, 1916 और 1940 क्या हुआ था? 1916 में तैयारी करने के लिए लंदन गया हुआ था सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, ठीक है, ध्यान में। चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे, तो ये तो ठीक है। ठीक है, उन्होंने 1940 के रामगढ़ के समझौते विरोधी सम्मेलन का आयोजित किया था, तो ये भी ठीक है। उन्होंने छद नाम, ठीक है, ऑरलैंडो मसोडा रखकर हिटलर से मुलाकात की थी। बिल्कुल, जर्मनी गया थे ना, तो उन्होंने अपना नाम बदल लिया था ऑरलैंडो मोसेटा। ठीक है, ये नाम कहाँ पे दिया था? तो जर्मन की बात करेंगे तो जर्मन एम्बेसी की बात करेंगे, जो कि अफगानिस्तान में थी।
अफगानिस्तान में इनको नाम दिया, ओरलैंडो मोसोटो का नाम मिला था। ठीक है, तो 2, 3, 4 क्या है आपके ये सही है। ठीक है, अब आते हैं संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन थे। ठीक है, तो BN राव की बात करेंगे। ठीक है, बेनेगल नरसिंह राव पूरा नाम था। ठीक है, ये थे उनके संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, अब आते हैं आगे देखेंगे तो प्रश्न को, कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इसने पूर्ण पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया। कैबिनेट मिशन में भी पाकिस्तान की बंटवारा नहीं थी। पाकिस्तान की बंटवारा मतलब 2 नेशन थ्योरी की बात माउंटबेटन प्लान में आता है। कैबिनेट मिशन तक अभी तक कैबिनेट मिशन को इसी हिदायत के साथ भेजी गई थी, तो यथासंभव मतलब देश को मतलब एकीकृत बना के रखना है। ठीक है, इसे प्रांतीय विधानसभाओं को 4 भागों में बांट दिया, तो ध्यान रखेंगे तो दूसरा गलत है। ठीक है, क्योंकि 4 भागों में नहीं बांटा था, ध्यान रखेंगे 3 भागों में बांटा था। ठीक है, कौन कौन सा था? एक को रखा गया था मद्रास, मुंबई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और बिहार और उड़ीसा जो कि हिंदू बहुल क्षेत्र थे। ठीक है, एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र बनाएगा। एक में ऐसे को रखा गया जिसमें मिली जुली जनसंख्या थी। ठीक है, 3 कैटेगरी में बांटा गया था, न कि 4 में। संविधान सभा का चुनाव प्रांतीय विधानसभा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पे किया गया था। ठीक है, तो बताइए ये सही है कि क्या? ठीक है, तो ध्यान में रखना है, तो ये आपका सही है। संविधान सभा का चुनाव जो होता था 10 लाख की जनसंख्या पे 1 लोग थे ना, 10 लाख पे 1 थे ना। ठीक है, ये चुनाव कब हुई थी? तो 1946 में जो चुनाव हुआ था, 45-46 में चुनाव हुआ था। तो जो प्रांतों में जो सदस्य जो चुन कर गए थे, उन्हीं सदस्यों में से चुनकर यहाँ पर भी आता है। ठीक है, तो 1 दिन आपका सही है, दूसरा गलत है क्योंकि 4 की जगह पे 3 भाग होगा। निम्नलिखित में किसने टिप्पणी की नेहरू एक देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है? किसने कहा था नेहरू एक देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है? ठीक है, किसने कहा था? ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने कहा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक, किसने कहा था? गांधी और नेहरू को। ठीक, गांधी और एनी बेसेंट को मतलब 2 मतलब देशभक्त किसने बताया था? तो ये एनी बेसेंट ने कहा था। ठीक है, तो मोहम्मद इकबाल जो कि जिन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन बाद में व्यक्ति पाकिस्तान की डिमांड करने लगता है। ठीक है, तो मोहम्मद इकबाल ध्यान में रखेंगे। विभाजन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच में वित्त विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पाकिस्तान कुल नगद शेष का 1/4 हिस्सा चाहता था। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जितना भी नगद बची हुई थी उसका चाहता था मुझे 1/4 हिस्सा मिलना चाहिए। भारत सरकार ने शुरू में स्टर्लिंग बैलेंस में पाकिस्तान का हिस्सा को रोक दिया। ठीक है, बिल्कुल। गांधी जी ने पाकिस्तान को धन हस्तांतरित करने के समर्थन में उपवास करना शुरू कर दिया, इसीलिए इनको गोडसे के द्वारा, समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, हाँ। ठीक है, तो तीनों के 3 स्टेटमेंट क्या है? सही है। ठीक है मतलब नेहरू और मतलब इनका पटेल साहब के कहना था इसको पैसा इसलिए नहीं देंगे क्योंकि पैसा का हथियार खरीदेगा, मेरे ऊपर ही प्रयोग करेगा। ठीक है, गांधी जी कह रहे थे पैसा दे दो, कुछ तो करे उससे तुमको क्या मतलब, तो पैसा से तुम ही को खरीद के मारे, तुमको उससे दिक्कत नहीं, लेकिन उसको पैसा दे दो। तो गांधी जी पैसा दिला दिया, उसी पैसा से हथियार वगैरह खरीद के, क्योंकि वहां पे दिक्कत क्या था ना, ब्रिटेन की उस समय पाकिस्तान की आर्मी और भारत की आर्मी दोनों किसके हाथों में था? ब्रिटेन के हाथों में था। और पाकिस्तान अगर भारत पे आक्रमण करता तो भारत से जो सेना जाती वो भी ब्रिटिश आर्मी थी, भले इसमें भारतीय शामिल थे वो दूसरी बात है, और पाकिस्तान की जो सेना रहती वो भी ब्रिटिश आर्मी थे, तो लड़ाई हो ही नहीं सकता। तो ये अच्छा भी था से दोनों की आर्मी को ब्रिटिश ने कंट्रोल किया। जो जिन्ना को जब कुछ नहीं बजा तो उसने क्या किया, वहां के काबलाई जो था, जनजाति जो था, उसको हथियार देके 1948 में पाकिस्तान पे आक्रमण करने के लिए भेज दिया। ठीक है, इसीलिए पैसा को रोक के रखा गया था। तो पैसा को उसको भेजते तो पैसा से हथियार खरीदता और भारत के खिलाफ यूज करता। ठीक है, गांधी जी उपवास पे बैठ के, ठीक है, वो पैसा जो थे देने के लिए उन्होंने क्या किया? विरोध जताया। ठीक है, कितना पैसा था पता है? 50 करोड़ रुपया रोक के रखा गया था। ठीक है, तो ध्यान में रखना, तीनों के तीनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। बाद में जाके सबको झुककर पाकिस्तान को पैसा देना पड़ा था। ठीक है, 1943 में अकाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विशाल सेना को भोजन उपलब्ध कराने के लिए आम जनता है तो बर्मा और दक्षिण पूर्व एशिया में चावल के आयात पे रोक लगा दिया गया। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, सही है ये। इसीलिए मतलब का बंगाल में बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है, उसके बाद बंगाल का जो गवर्नर जो था, ठीक है, जब उसके पास क्या नाम है इसका, चर्चिल के पास पत्र लिखा तो बंगाल का चावल बिल्कुल नहीं है, इसके वजह से बंगाल में बहुत सारे लोग मर रहे हैं अकाल की वजह से। तो चर्चिल ने बोला था ठीक है सब लोग मर रहे तो फिर गांधी जीवित कैसे? ठीक है, वो अभी तक क्यों नहीं मरा? ठीक है, अकाल के कारणों की जांच करने के मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में एक आयोग ने, मैकडोनाल्ड तो अभी थोड़ी ना था ये, ठीक है, बहुत पहले बना था। इसमें समय कौन था? इसमें एक कमिटी बनी थी, इसका वुड हेड कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते थे? वुड हेड कमीशन बनी थी। ठीक है, 1943 में। ठीक है,
90 कुछ दिन पहले भी ये काफी चर्चा में आ गया था, ठीक है। किसी रशियन एम्बेसी से ट्वीट कर दिया गया था, तो बड़ा हिमायती बने फिरते हो, ठीक है। 1943 का तो हिसाब तो दो, उस समय काल में लगभग 40 लाख बंगालियों की, 40 लाख है कितना था, 40 लाख लोग प्रभावित हुए थे। मरने वाली की संख्या नहीं थी। हाँ, 3 मिलियन लोग मारे गए थे एक्चुअली में, मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है। 40 लाख प्रभावित हुए थे, जिसमें 30 लाख लोग मारे गए थे, ठीक है। 1943 का भूख की वजह से, अकाल की वजह से, ठीक है। ध्यान में 30 लाख लोग मारे गए थे 3 मिलियन के आसपास, ठीक है। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी मद्रास और दक्षिण बॉम्बे थे, तो गलत है। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बंगाल जो था सबसे अधिक प्रभावित था, तो पहला सही है। बाकी सारे के सारे कथन की बात करेंगे, गलत है, ठीक है। तो 2-3 गलत है, बाकी पहला सही है, ठीक है। अब आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार के संबंध में बात। चीतू पांडे के नेतृत्व में बलिया में समानांतर सरकार बनी थी। यशवंतराव चौहान और एक और भी थे, ठीक है। कौन कौन थे? यशवंतराव चौहान, एक का नाम क्या था? पटेल। यशवंतराव चौहान ने सतारा में समानांतर सरकार बनाई थी। यशवंतराव चौहान ने सतारा में बनाई थी, ठीक है। अंबिका चक्रवर्ती तामलुक में एक तामलुक में एक सरकार बनाई थी, उसको जातीय सरकार के नाम से जानते थे। यशवंतराव चौहान थे, एक और भी थे, क्या नाम था यार उसका? पटेल नाम था सर, वाई बी क्या? पटेल, वाई बी पटेल ऐसे नाम था कुछ, वाई पटेल शायद। नहीं, हाँ, कुछ और भी था, ठीक है, ठीक है, भूल रहा हूँ, सॉरी, जो भी हो। और सबसे लंबी सरकार की बात करेंगे, सतारा की सरकार ही सबसे लंबी चली थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये अंबिका चरण चक्रवर्ती तामलुक में से सरकार जो थी, इसको जातीय सरकार के नाम से जाना जाता है, या फिर राष्ट्रीय सरकार भी इसको कहते हैं, ठीक है। जातीय सरकार या फिर राष्ट्रीय सरकार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सारे ही सारे कथन की बात सही है। किस बार? पाटिल थे क्या हाँ, इसमें? नाना पाटिल, हाँ नाना पाटिल थे, ठीक है, नाना पाटिल, ठीक है। इसी का ना वाई बी चौहान कर यशवंतराव चौहान कहते थे, तो आप अलग से नाम बता रहे हो, ठीक है। यहाँ पे नाना पाटिल थे, वाई बी चौहान और नाना पाटिल सतारा में, ठीक है। अब देखिए, किस वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में, ठीक है। स्वामी सजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। औरंगा साहब की बात करेंगे तो इनके सचिव थे। और कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में हुई थी इसकी सभा, ठीक है। निम्नलिखित में किसने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा? ठीक है, तो ध्यान में किसने रखा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, ठीक है। रॉस आइलैंड का नाम इनके नंबर पे पड़ गया, रॉस बिकम बॉस, ठीक है। आगे चलेंगे। 149 नंबर क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विभिन्न व्यक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पिंगली मैकॉय ने भारतीय राष्ट्रीय झंडा का मतलब ध्वज का डिजाइन तैयार किया, ठीक है। पट्टाभी सीतामढ़ी ने आंध्र प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, तो दूसरा वाला ऑप्शन की बात करेंगे, ये भी सही है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान का बंगाली में अंग्रेजी अनुवाद किया, तो तीसरा भी सही है, ठीक है। मैडम ब्लास्की और कर्नल अल्पोर्ट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की मुख्यालय कलकत्ता में स्थापित किया, तो ये गलत है, ठीक है। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? हाँ, न्यूयॉर्क में करे थे। तीसरा गलत है। नहीं, दूसरा गलत है। कैसे दूसरा गलत है? तीसरा गलत है, ठीक है। और डियार में हुआ था महाराष्ट्र में, कैसे गलती है यहाँ पे? ये दूसरा कैसे गलती है? सी राजगोपालाचारी लग रहा है क्या आपको आंसर? नहीं सर, वो तीसरा नंबर जो है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान का बंगाली से अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो ठीक तो है, बंगाली से अंग्रेजी में अनुवाद किया, तो क्या दिक्कत है? मॉर्निंग सॉन्ग के नाम से जो छपी थी, ठीक है, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से, तो अंग्रेजी अनुवाद ही था, तो ठीक तो है। हाँ, और यहाँ पे और जिनको भी सी राजगोपालाचारी लगा, ध्यान में रखिएगा, सी राजगोपालाचारी साहब, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। जब राष्ट्रपति बनाने की बारी आई तो कहा गया था, राष्ट्रपति बनाने की बारी आई तो कहा गया था, नॉर्थ से अगर प्रधानमंत्री मिला है तो साउथ से राष्ट्रपति होनी चाहिए। तो ठीक है, किसको बनाओगे राष्ट्रपति? तो सी राजगोपालाचारी साहब साउथ के बड़े नेता थे, उनका बोला, तो सभी लोगों ने बोला ठीक है बना तो सकते, लेकिन सरदार पटेल साहब ने कहा बना तो सकते, लेकिन लोग जो है उनको स्वीकार नहीं करेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भूमिका नगण्य रही थी, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और भारत छोड़ो उन्होंने सी राजगोपालाचारी साहब ने, ठीक है, कहाँ से? उन्होंने सबनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। कहाँ से कहाँ था? बदरायन, कौन था? बेदरायन से तिरुचिरापल्ली तक की जो दूरी जो थी, उन्होंने तय करके समुद्र से नमक बनाया था, ठीक है।
तो इसका 1, 2, 3 की बात करेंगे, सही है। ये अड्यार में थी, उसकी एक शाखा न्यूयॉर्क में थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शाखा अड्यार मद्रास में स्थापित की गई थी। ठीक है। संविधान सभा का पहला सत्र, ये बहुत टफ क्वेश्चन है, और इसका आंसर क्या होगा? 15 अगस्त 1947। 9 9 दिसंबर दिसंबर 1946। ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को, दूसरा 11 दिसंबर को, और तीसरा उद्देश्य प्रस्ताव को 13 को प्रस्तुत किया गया, जो कि क्या बना? जो कि प्रस्तावना का ही मतलब हिस्सा बना। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ कितने देर लगे आज कराने में? ठीक है, कम देर में हो गया। ठीक है, 150 प्रश्न समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए, तो 6 नंबर सेट कंप्लीट। कल क्या करना है? सेट नंबर 7 करके आना है। ठीक है, सेट नंबर 7 इसको करके आएगा। उसमें क्या करंट अफेयर्स है क्या? सर एक दिन में 150